हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? फर्स्ट क्लास। तो चलो बेटा, आज के इस लेक्चर में हम लोग देखने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के क्वेश्चंस। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस न्यूटन्स लॉ ऑफ द मोशन जानते हैं बेटा। फॉर ऑनलाइन सपोर्ट यानी कि आपको ऑनलाइन पढ़ने के लिए P100 फिजिक्स चैनल है बेटा यूट्यूब, और ऑफलाइन के लिए SDP सर क्लासेज। तो इस समय बेटा मैं इसी क्लासरूम से इस वीडियो को बना रहा हूँ जिसमें ऑफलाइन क्लासेज चलती हैं। क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और टारगेट बैच यानी 12th पास बैच, नीट टारगेट बैच की बेटा क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। तो 4 नवंबर से 4 नवंबर से बेटा नया बैच शुरू हम करने जा रहे हैं। तो आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो देयर आर नाउ स्टिल 6 मंथ, अभी 6 महीने हैं, और 6 महीने के अंदर एग्ज़ाम के 1 हफ्ते के पहले ही बेटा हम वेल आपकी फिजिक्स 100% तैयार करा देंगे। फिलहाल अभी आज के लेक्चर में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं बेटा, तो ये चैनल बेटा प्रमोट करिए, इस चैनल को P100 फिजिक्स चैनल को सब्सक्राइब यदि अभी न किए हो बेटा तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, और कमेंट्स में मुझे जो भी आप कहना चाहते हैं बेटा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और चैनल को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में। तो चले बेटा हम आगे आइए, चैप्टर को शुरू किया जाए। ये जो चैप्टर है बेटा, तो आज के इस लेक्चर में न्यूटन्स लॉ मोशन में यह एक तरह से नीट स्पेशल कुछ क्वेश्चंस हम देने जा रहे हैं। इसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में देखा होगा आपने कि नॉर्मल फोर्स पर डिपेंड क्वेश्चंस थे, कॉन्टैक्ट फोर्स पर डिपेंड क्वेश्चंस थे, नॉर्मल फोर्स कैसे निकालते हैं उस पे क्वेश्चंस थे। तो आप उस लेक्चर को अवश्य पढ़ चुके होंगे। यदि आप नहीं पढ़े हों तो आप उस लेक्चर को ज़रूर पढ़िए जो जस्ट इस लेक्चर के पहले है। और आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट, विशेष करके नीट वालों को तो बिल्कुल ही नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। और इस समय जो है सारे क्वेश्चंस नीट और IIT के आपको डेली मैं दे रहा हूं। तो आप P100 फिजिक्स पे अपनी पूरी फिजिक्स आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं बेटा, पूरी फिजिक्स। यदि आप रेगुलर बने रहे, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, हर वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, तो आपकी फिजिक्स बहुत ही जल्द आपके मुट्ठी में होगी। फिलहाल आइए बेटा हम इस चैप्टर में हम लोग आगे चलते हैं, क्या दिया है इस चैप्टर में। तो आइए चले बेटा देखते हैं। तो ये था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे बेटा ये क्वेश्चन है, कुछ है P100 फिजिक्स में SD पांडे SDP सर। आइए तो देखो बेटा यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पर। देखिए बेटा पहला क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है कि ए फोर्स टाइम ग्राफ इज गिवन फॉर ए लीनियर मोशन, all the segments are circular in the shape. The linear momentum gained by the moving body between the 0 to 8 सेकेंड। अब यह एक क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करना बेटा इस क्वेश्चन को। क्लियर? देखिए क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में बेटा। इस क्वेश्चन से भी कहा जा रहा है कि कोई एक फोर्स टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया बेटा, और फोर्स टाइम ग्राफ दिया गया है, और आपको बोला गया है इस ग्राफ में कि कितने कुछ सेगमेंट हैं। एक सेगमेंट यहाँ पर है, एक ग्राफ का पार्ट, सेगमेंट मीन्स पार्ट उसका, एक यहाँ पर है, दूसरा तीसरा यहाँ पर है। तो ये 3 सेगमेंट कुल बने हुए हैं। वाई एक्सिस पर क्या लिया गया है, फोर्स लिया गया है न्यूटन, और एक्स एक्सिस पे ग्राफ में क्या दिया है, यहाँ दिया गया है टाइम। तो आप वैल्यूज को नोट करें पहले, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, यानी कि इसके सामने देखो बेटा दिया है 2 सेकेंड, यहाँ पर भी 2 सेकेंड है, या 2 से लेके 6 तक है बेटा, और यहाँ 6 to 8 है सेकेंड वाले एक्स एक्सिस पर। अब आपसे पूछ रहा है क्या है क्वेश्चंस में, क्या बताना है आपको। कह रहा है द लीनियर मोमेंटम गेन बाय द मूविंग बॉडी, यानी कि कोई वस्तु है जो लीनियर मोशन कर रही है, उसका F और T का ग्राफ ऐसा है। तो अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बताओ कि वह 0 से लेके, यानी कि t बराबर 0 यहाँ है और t बराबर 8 यहाँ है, तो 0 से t बराबर 0 से लेकर के 8 सेकेंड के बीच में वह कितना लीनियर मोमेंटम गेन किया होगा। यदि आप चाहते हैं बेटा कि आपकी तैयारी अपने को चेक करना चाहते हो बेटा, मान लीजिए कि आप किसी कोचिंग्स वगैरह में पढ़े हुए हैं,
चेक करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके तुरंत आप चाहे तो सॉल्व कर लें और सॉल्व करके अपने को चेक करें कि आप लीनियर मोमेंटम गेन बाय द बॉडी कैसे निकालेंगे। ओके, ऑप्शंस दिए हैं बेटा, -2 पाई, 0, 4 पाई एंड +6 पाई, ये ऑप्शंस दिए हुए हैं, तो आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। ओके, चलिए तो मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि जब भी कभी भी क्या प्रोसेस है, तो एकदम जानते हैं कि P100 फिजिक्स पर आपको फिजिक्स मिलती है बिल्कुल ही 0 से लेकर के टॉप लेवल तक, यानी कि आप इस चैनल पे पढ़ रहे हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, तो आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर पढ़ाई करनी है, थोड़ा भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा। हर तरह का क्वेश्चन, हर क्वेश्चन कॉपी के बाहर पक्का नहीं आएगा, आपकी कॉपी में से ही 100% क्वेश्चंस, नीट में तो स्पेशल 100% क्वेश्चंस आपकी कॉपी से आते हैं। फिर अब आइए बेटा, हम इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने जा रहे हैं। अब आपको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ पहले कि जब भी कभी भी आपको ग्राफ का कोई भी क्वेश्चंस दिया जाए तो चैनल पे जाइएगा, प्लेलिस्ट में देखिएगा, आपको यहाँ पे चैप्टर मिलेगा या प्लेलिस्ट में आपको ये वीडियो मिलेगा, ग्राफिकल एनालिसिस उसकी हेडिंग होगी, ग्राफिकल एनालिसिस। तो पहले भी था, अब तो उस पर आपको दो वीडियो जरूर मिलेंगे। तो ग्राफिकल एनालिसिस बेटा उसकी हेडिंग है, यानी कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, ग्राफ खींचते कैसे हैं, यदि कब स्लोप यूज़ करते हैं, कब एरिया यूज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ। फिलहाल आपने अभी पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा बेटा तो जा करके जल्दी से पढ़ लीजिए, अभी देर नहीं हुआ है कोई, अभी एग्जाम में 6 मंथ और देयर स्टिल। ओके, तो कम ऑन द पॉइंट। तो अब आपको हमको बताना बेटा कि इसमें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली बात कि ग्राफ का नियम क्या होता है, तो कभी भी ग्राफ दिया होता है क्वेश्चन में, तो वह क्वेश्चन या तो स्लोप से सॉल्व होगा या नहीं तो फिर एरिया से सॉल्व होगा। इन दो के अलावा तीसरा कोई नियम होता ही नहीं, इन्हीं दो से सॉल्व होता है जब उस क्वेश्चंस में आपको कैलकुलेशन करना हो। यहाँ पर भी कोई कैलकुलेशन ही करना है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है लीनियर मोमेंटम, तो यहाँ पर भी कैलकुलेशन करना है। चलो बेटा, अब इतनी बात तो समझ में आ गई कि हमको यहाँ स्लोप की जैसा एंगल वगैरह दिख नहीं रहा है, तो हम सीधे एरिया पर चलेंगे। अब एरिया बराबर है क्या, तो अब यदि देखा जाए ना, तो बेटा एरिया बराबर, मैं यदि बात करूं आपसे कि बताओ एरिया बराबर क्या है, तो आप क्या कहेंगे? क्या सिखाया हूँ आपको बेटा, इस चैनल पे मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। तो एरिया बराबर हमेशा होता है dy इंटू डी एक्स। व्हाट इज दैट? dy इंटू डी एक्स। एंड नाउ व्हाट इज द dy? व्हाट डू यू मीन बाय द dy? तो dy का मतलब होता है कि व्हाट इज गिवन अलोंग द y एक्सिस। What is given along the y-axis, that is called dy, and what is given along the x-axis, that is called dx। तो जो y पर दिया रहता है बेटा उसको हम dy बोलते हैं, जो x पर दिया रहता है उसको हम dx बोलते हैं। अब हम कहें बेटा कि एरिया बराबर कितना हुआ, तो आइए देखा जाए। अब यहाँ पे देखिएगा सोल्यूशन बेटा, यहाँ पे देखिए। अब एरिया की हम बात करें कि एरिया बराबर कितना होता है, जानते हैं बेटा कि नियम है dy इंटू डी एक्स। dy means value given along the y axis, here it is the force। क्या दिया है बेटा, यहाँ पर दिया है फोर्स, और x एक्सिस पर क्या दिया है? टाइम। तो ये हो गया फोर्स इंटू टाइम। और अभी हम लोग पढ़े हैं बेटा, जस्ट इसके पिछले लेक्चर में आपको सिखाया हूँ कि जो F बराबर होता है बेटा, F एक्सटर्नल ऑलवेज इक्वल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। यू कैन ऑल्सो राइट F external equal to dP upon dt. Can you write this? Okay. So therefore dP equal to, you can write F external, external force बेटा ये इंटरनल नहीं होता कभी भी, into dt। अब यहाँ पे क्या है बेटा, ये डेल्टा P है ना, डेल्टा P यानी कि dP, और यह F external, ये क्या है? टाइम। अब देखो बेटा, कहीं पर भी फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को, द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड टाइम इज ऑलवेज कॉल्ड इम्पल्स। तो इसे हमेशा हम क्या बोलते हैं? तो देखो बेटा dp बराबर क्या हो गया? I, मीन्स दिस इज कॉल्ड इम्पल्स, यू नो वेल। तो dp बराबर I, यानी कि कहीं पर भी देखो बेटा, कहीं पर भी यदि आपको चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बताना हो, क्या बताना हो? चेंज इन द लीनियर मोमेंटम बताना हो, तो क्या निकाल दीजिए? इम्पल्स निकाल दीजिए। दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो अब आपको बेटा याद कर लो कि I बराबर इम्पल्स, इम्पल्स बराबर क्या होता है बेटा? देखो फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है, यानी कि कहा जाता है कि व्हाट इज द इम्पल्स, हिंदी में बोलते हैं आवेग। तो फोर्स इंटू टाइम मीन्स ए लार्ज फोर्स, जैसे मान लीजिए कोई लार्ज फोर्स है
और शॉर्ट टाइम के लगता है तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है फोर्स और टाइम का इम्पल्स कहलाता है, और जो कि चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। तो dp/i हो गया बेटा, यहाँ dp बराबर i हो गया। चलिए अब ये बात जब क्लियर हो गई कि यदि मैं पूरी एरिया, जो बेटा फोर्स यहाँ पर है और टाइम इस पर है, यानी कि फोर्स इंटू टाइम इम्पल्स बताएगा। अब एक बात तो पूरी क्लियर हो गई, तो बेटा यह एरिया बराबर क्या आया, एरिया बराबर, बेटा एरिया बराबर क्या आया, एफ इंटू टी बराबर क्या, इम्पल्स बराबर क्या, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम। और हमको यही बताना है चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, इनडायरेक्टली यही बताना बेटा कि चेंज इन द लीनियर मोमेंटम ही बताना है। तो यदि यह बताना है, और यह देखो बेटा लेफ्ट हैंड में क्या है, एरिया, इधर क्या है, डेल्टा पी, और हमको यही बताना है। इसका मतलब ये हुआ कि एरिया बराबर डेल्टा पी हुआ। तो सीधे शब्दों में दिख रहा है कि जो एरिया है ना, एरिया वह किसके बराबर है, डेल्टा पी के बराबर है। यानी कि एरिया निकाल दिया जाए तो आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पहले भी आया हुआ है। आइए अब कैसे करेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। अब चूंकि यह भी सर्किल है, यह भी सर्किल है और यह भी सर्किल है, और आप क्या निकालने जा रहे हैं, आप निकालने जा रहे हैं बेटा डेल्टा पी, यानी कि चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो जब भी कभी भी कोई वेक्टर क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है ना, तो हमेशा एक्स एक्स जो ग्राफ की बात हम करते हैं जब, तो एरिया एक्स एक्सिस के ऊपर हमेशा पॉजिटिव ली जाती है, और एक्स एक्सिस, तो बेटा देखिए, और एक्स एक्सिस के नीचे की एरिया हमेशा नेगेटिव ली जाती है। तो ऊपर की एरिया पॉजिटिव है, यह भी देखो बेटा एक्स एक्सिस के नीचे है तो ये भी माइनस में है। तो यह एरिया माइनस और यह एरिया माइनस और ये एरिया प्लस। तो जब भी कभी भी आप एरिया निकालिएगा तो देखिएगा कि कैसी क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, वह वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन आप करने जा रहे हैं बेटा, या कि स्केलर क्वांटिटी का। यदि वह स्केलर क्वांटिटी होगा तो प्लस को प्लस और माइनस वाला भी प्लस होगा। हाँ, क्या सुना, फिर से सुनिए। यदि आप कोई स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करने जा रहे हैं किसी भी क्वेश्चन में, और वह क्वांटिटी स्केलर है और एरिया से सॉल्व कर रहे हैं आप, तो प्लस को प्लस और माइनस वाले को भी प्लस, यानी कि पूरा का पूरा एडिशन करना होगा। अब यह हो गया A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3। अब यदि आप स्केलर क्वांटिटी कैलकुलेट करते तो कहते A1 प्लस A2 प्लस A3, लेकिन आप चेंज इन द लीनियर मोमेंटम, रेखीय संवेग में परिवर्तन निकालने जा रहे हैं, और यह वेक्टर क्वांटिटी है, तो प्लस को प्लस और माइनस को माइनस के साथ रखेंगे तो टोटल एरिया बराबर कितनी आई, A1 प्लस करेंगे तो, लेकिन ये माइनस में है तो माइनस हो जाएगा, तो A1 माइनस A2 माइनस A3। देखिए अब एरिया बराबर कितनी आई, A1 माइनस A2 माइनस A3। ओके, यहाँ तक क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन में बोला है कि ये सभी जो पार्ट हैं उनको सर्कुलर मान के सॉल्व करना है। ये सर्कुलर है, तो सर्किल का पूरा जो एरिया होती बेटा, यदि ये सर्किल पूरा होता तो होता पाई आर स्क्वायर, लेकिन यह हाफ है तो कितना हुआ, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हुआ। अब ये दूसरी बात पे चलते बेटा, यहाँ पर भी क्या हुआ रहा है, दूसरे में बेटा ये 1/4 है, 1/4 है ना, देखिए इसी का आधार है ना, 1/4 है, तो मीन्स कि सर्किल के एरिया का 1/4 है बेटा, चौथाई है, मीन्स 1/4 है। तो देखो बेटा तब क्या हुआ, पाई आर स्क्वायर, देखो बेटा यहाँ पर पाई आर स्क्वायर अपान 4 हो गया, और ये क्या होगा माइनस, फिर यहाँ पर देखिए दूसरी जो एरिया बेटा ये वाला, ये भी हुआ पाई आर स्क्वायर अपान 4 हुआ, ये भी चौथाई 1/4 है, माइनस माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। अब इसको सम कर दीजिए, तो पाई आर स्क्वायर, देखो बेटा पाई आर स्क्वायर अपान 2 ये है ही, और यहाँ दोनों का माइनस माइनस है तो एडिशन हो गया, तो क्या आ गया 2 पाई आर स्क्वायर अपान 4 हो गया। 2 से कट करिए इसको, पाई आर स्क्वायर बाई 2 माइनस पाई आर स्क्वायर बाई 2 बराबर कितना आ गया, 0। मीन्स कि एरिया की वैल्यू आई 0, और चूंकि आप जानते हैं कि एरिया बराबर ही क्या था, चेंज इन द लीनियर मोमेंटम था, और इसी को आप कहेंगे कि आई था, इम्पल्स था। तो ये चूंकि एरिया बराबर डेल्टा पी बराबर आई था, और डेल्टा पी का मान क्या आ गया 0। ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। तो
द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस हैं। आपके नीट में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं और इनमें से कुछ क्वेश्चंस हैं जो बेटा आईआईटी मेंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा जा रहा है, चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, कह रहा है कि ए मैन फायर ए बुलेट। ए मैन फायर्ड ए बुलेट, कोई आदमी है बेटा जो गन फायर कर रहा है, बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम। बेटा तो देखिए, तो जो मास बुलेट ऑफ मास 200 ग्राम, यानी कि जो बुलेट का मास है वो 200 ग्राम है, एट ए स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। और स्पीड कितना दे रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड। द गन इच ऑफ 1 किलोग्राम, गन का मास है 1 kg का मास। बाई व्हाट वेलोसिटी गन रीबाउंड बैकवर्ड, यानी कह रहा है कि यदि इसको फायर किया जाए मात्र 5 मीटर पर सेकंड से फायर किया जाए, जबकि वह स्पीड इसकी होती है, मान के चलिए कि ये अप्रॉक्सीमेटली जो है आप 400-500 मीटर पर सेकंड होती है। लेकिन चूंकि क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे एग्जाम में वहाँ 5 मीटर पर सेकंड दिया है, तो जो डाटा दिया गया है वही लिया गया है बेटा यहाँ। तो 5 मीटर पर सेकंड। अब कह रहा है कि जो रीबाउंड बैकवर्ड, यानी कि गन पीछे किस स्पीड से हटेगी। तो आप जानते हो बेटा कि जब भी आप पढ़े हैं, लोअर क्लासेज में पढ़े हुए हैं अपने, कि जब भी कभी भी बुलेट फायर की जाती है या सेल्फ फायर किया जाता है किसी तोप वगैरह से, तो देखते होंगे कि बैरल तुरंत ही देखते होंगे पीछे हटता है। गन फायर की जाती है तो गन पीछे हटती है, पढ़े हैं, जानते हैं आप अच्छी तरह से इन बातों को। तो जब वो बैकवर्ड तो जब बुलेट जो आगे निकलती है तो जिस लीनियर मोमेंटम से बुलेट आगे निकलती है उसी लीनियर मोमेंटम से गन तो पीछे जाना होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल में जो मीन्स कि फायरिंग के पहले बुलेट गन के अंदर थी और गन और बुलेट दोनों रेस्ट में थे, तो इनिशियल लीनियर मोमेंटम 0 था। जब फायर किए तो बुलेट आगे गई, तो लीनियर मोमेंटम में जिस लीनियर मोमेंटम में रेखीय संवेग में बुलेट में जितना चेंज हुआ प्लस एक्सिस पर, तो उतना ही चेंज होना चाहिए गन में, और इसका जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा, ताकि इनिशियल में टोटल लीनियर मोमेंटम बुलेट प्लस गन 0 था, तो फाइनल भी उनका क्या होगा? 0 ही होगा। अब इतनी सी बात है। टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो हम जस्ट पिछले वाले लेक्चर में एक्सप्लेन किए। अब आ जाओ बेटा, अब यहाँ 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, और आइए अब हम इसी बात को हम बाई डायग्राम आपको समझा देते हैं बेटा। देखिए अब यहाँ पर सपोज करिए कि यह एक गन है और यह एक बुलेट है। लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है कि जितना इनिशियल लीनियर मोमेंटम होता है उतना ही फाइनल होता है। इनिशियली क्या था? यह बुलेट इसके अंदर थी और कोई वेलोसिटी नहीं थी ना, कोई वेलोसिटी नहीं था, सब कुछ किस में था? सब कुछ रेस्ट में था। फायरिंग के बाद बुलेट बाहर निकली है, यानी कि इनिशियल में पी का मान 0 था। तो जानते हैं बेटा कि जितना पी होता है उतना ही पी फाइनल भी होता है, तो पी फाइनल मस्ट भी 0, यानी कि इसको भी 0 होना ही होगा। ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब बाहर का कोई फोर्स नहीं लगता। तो चूँकि यहाँ पर एफ एक्सटर्नल, बाहर का कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है। फायरिंग जो होती है वह इंटरनल प्रोसेस होती है, और हथौड़ी से मार के कोई चीज़ तोड़ी या हैमरिंग करके बेटा, तो वह तब न बाहर से फोर्स लगा। और ये तो आपने ट्रिगर दबाया, बुलेट फायर हुई, तो इंटरनल प्रोसेस है, दिस इज़ नॉट एक्सटर्नल प्रोसेस। तो इसमें बाहरी एक्सटर्नल कोई फोर्स नहीं लगा है। तो जब ये एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा होता है तो आप कहते हो बेटा कि लीनियर मोमेंटम पी का मान क्या बना रहेगा? कांस्टेंट, यानी कि कंजर्व बना रहेगा। ओके, अब आइए, तो जब यहाँ तक क्लियर हो गए कि लीनियर मोमेंटम इसमें कंजर्व रहना है श्योर, तो पी आई बराबर पी फाइनल, पी आई वाज द 0, देयरफॉर इट विल बी मस्ट दैट पी फाइनल शुड बी 0, इट मीन्स पी फाइनल विल बी 0। ओके, दिस इज द मस्ट कंडीशन। अब हम पी फाइनल पे चलते हैं। चूँकि यह बुलेट आपने फायर कर दिया है, तो हमको गन किधर जाएगी ये हमको पता नहीं है। मान लीजिए सपोज दैट आपको गन मालूम था, आपने वेलोसिटी v लिख दिया,
बुलेट की माना किधर जा रही है बेटा, तो बुलेट निकली है गन से, तो बुलेट इधर जा रही है, इसका डायरेक्शन क्लियर है। मान लिया बेटा ये प्लस एक्स एक्सिस है, तब क्या हुआ, अब पी फाइनल बराबर क्या हो गया बेटा, तो पी फाइनल बराबर हो गया एम यू, एम स्मॉल एम दिस इज द मास ऑफ द बुलेट एंड यू इज द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट एंड कैपिटल एम इज द मास ऑफ द गन एंड वी सपोज दैट वेलोसिटी ऑफ द गन इज वी। डायरेक्शन इज नॉट क्लियर हियर, देयरफॉर इट इज written as mv. Okay बेटा, तो therefore the p final will be mu plus mv and since p final equal to p initial and therefore now you can put the value of the p initial because this is the p final, put the value of p initial becomes this is the 0 and now calculate by this you will get v equal to minus m। देखो बेटा ये आपको v की वैल्यू बतानी है, v वेलोसिटी किसकी है, गन की माने हुए हैं आप, तो गन के वेलोसिटी पर क्या होगा माइनस m by m into u। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट for your coming NEET examination and therefore the V becomes how much, that is a minus so much mass of the bullet is given 200 gram and this is the mass of the gun which is 1 kilogram, so therefore putting the value of 1 kilogram, that is 1000 and it becomes cancel and the U is given since 5 meter per second and therefore it becomes cancel and the answer will be minus 1 meter per second। It is clear what is the indication of this minus sign। तो बेटा ये माइनस साइन आपको क्या बता रहा है, तो माइनस साइन ये बता रहा है कि देखो बेटा माइनस साइन क्या बताया, तो माइनस साइन ये बताया देखो बेटा v की दिशा माइनस आई है, तो v क्या डायरेक्शन माइनस आया, मीन्स कि इधर आया v का मान आया v इक्वल टू माइनस 1 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि आपने इधर इसका प्लस माना है इस दिशा में, तो इस दिशा में माइनस होना है, यानी कि जिधर बुलेट जाएगी ना तो गन ठीक उसके विपरीत जाएगी, जस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। और इसी वेलोसिटी को कहते हैं क्या, इसी वेलोसिटी कहते हैं बेटा वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल ना, इसके वेलोसिटी को दूसरा नाम से भी जाना जाता है वेलोसिटी ऑफ रिकॉइल। तो कहीं पर भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो बेटा तो यह मिस ना होने पाए, आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चल रहा अगला क्वेश्चन है कि बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई। देखिए तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड ए मेनी टाइम्स इन योर नीट एग्जामिनेशन। ओके, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द बोथ नीट एंड IIT एग्जामिनेशन। तो देखो बेटा यहाँ पे क्या कह रहा है दिस क्वेश्चन में, कह रहा है कि बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाई, तो F इक्वल टू देखो बेटा F इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T न्यूटन, यानी कि दिस इज द फोर्स। अब क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स ना, व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड बाई गन टू द बुलेट। तो कह रहा है बेटा इस क्वेश्चन में कि एक दो बेटा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से देखिए ए बुलेट इज फायर फ्रॉम ए गन, यानी कि कोई ये बुलेट फायर की जा रही है, द फोर्स ऑन द बुलेट, बुलेट के ऊपर जो फोर्स लगने वाला है बेटा वो इतना फोर्स लग रहा है। अब ये जो फोर्स लग रहा है तो F इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ T दिया है बेटा, T है यहाँ पे, T इज द टाइम न्यूटन। व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स, बता रहा कि एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द गन टू द बुलेट, बुलेट पर एवरेज इम्पल्स कितना लग रहा है। अब जवाब देखो बेटा, तो जब भी कभी भी आपको फिजिक्स में जब क्वेश्चंस करने होते हैं तो मैं आपको प्रतिदिन सिखाता हूँ, बार बार सिखाता हूँ बेटा, और आज से अभी देयर आर 6 मंथ और 6 महीना एग्जाम को निकालने के लिए पर्याप्त होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो चलिए तो बार बार सिखाता बेटा क्या कि तुरंत ही जब से पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो न्यूमेरिकल को सॉल्व बेटा जो पेपर में क्वेश्चन में दिया रहे, आप क्वेश्चन को पढ़ा बस तुरंत ही ना रफ पर अपना तुरंत वही जो रफ वर्क पेज आपको मिला हुआ है या घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तुरंत पहले घर पे ही प्रैक्टिस शुरू होगा, एग्जाम के दिन थोड़ा सब कुछ हो पाएगा, तो तुरंत ही वो वैल्यू नोट कर लेना चाहिए। अब क्या दिया था, बुलेट के ऊपर फोर्स दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, और कुछ क्या दिया बेटा, और कुछ भी नहीं दिया हुआ। क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि एवरेज इम्पल्स पूछ रहा है कि गन के द्वारा बुलेट को कितना एवरेज इम्पल्स मिल रहा। बहुत ही सिंपल सी बात है। अब आप फार्मूला याद करो बेटा, जो डाटा दिया आपने नोट कर लिया, तुरंत अगली लाइन में लिख दो कि आपको बताना क्या है। जो बताना है बस तुरंत फार्मूला याद करिए, उसका फार्मूला तो पहले याद होना चाहिए, मस्ट है, तो तुरंत पहले उसको लिख दो कि बताना क्या है। अच्छा, अब देखिए जो डाटा दिया गया है क्या उसमें पर्याप्त वो चीज़ें हैं, तो बस अब यहीं से इतना कर लेंगे, अपने आप को आपको पता चलेगा कि किसकी ज़रूरत है, जब ज़रूरत है तो मिलेगा कहाँ से, बस यही बात है, इतना करना पड़ता है बेटा ना। तो जब इतना करना सीख लेंगे, जब प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा और तब आप क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं।
अब क्या हुआ इसके बाद, तो व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द गन टू द बुलेट, तो बेटा 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो अब क्या करना, अब स्टूडेंट्स क्या करेगा, स्टूडेंट्स क्या करता क्या है कि नहीं आता है तो जो सबसे अच्छा लगेगा, हाँ जो सबसे अच्छा लगता है कि चलो इसमें दशमलव लगा है, थोड़ा सा ऐसा वैसा है, तो चलो इसमें मार देते हैं। लेकिन इससे कुछ होना तो है नहीं, बल्कि गलत होगा तो -5 एक नंबर जो घर से होगा पाए होंगे वो भी चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। इससे तो होना नहीं है। होना है हर हाल में मेहनत करके कंसेप्ट को समझने के लिए, और उसके लिए मैं आपकी सहायता के लिए तैयार हूँ। फिजिक्स में तो हमारी गारंटी है कि आके 45 से 4500 क्वेश्चन सही होना है, तो फिर चिंता किस बात की, डर किस बात की, मैं हूँ ना। आइए ऑफलाइन क्लास में आ सकते हैं, तो यहाँ पर इसी क्लास में इसी ब्लैक बोर्ड पर बेटा, यह जो देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड, तो इसी पे आपके लिए पढ़ाई होती है बेटा। 2 लाख रुपए दे कर भी यह खरीदा हूँ आप ही के लिए, ठीक। तो यहाँ पर आइए और जम करके पढ़ाई करिए, फिजिक्स पढ़िए, फिजिक्स को मसल के रख दीजिए, कुछ है नहीं, बहुत आसान है। हाँ फिजिक्स इज़ वेरी इजी, ओके। तो कम ऑन द पॉइंट दो बेटा, आप क्या हो रहा है कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि एक गन है और यहाँ पर अंदर इसके बुलेट है। अब जब आप इसको फायर करेंगे तो ये चीज़ को ध्यान देना बेटा कि जब बुलेट, अब ये सोचना है अपने कि गन जो होगी बुलेट को इम्पल्स कब तक देगी, जब तक यह बुलेट इसके बैरल के अंदर रहेगी तभी तक ना। मान लिया ट्रिगर दबा, ये बुलेट निकलना शुरू हुई, तो जितनी देर तक यह बुलेट इसके अंदर रहेगी बैरल के अंदर, नली के अंदर, तभी तक यह गन उसको इम्पल्स देगा, यानी कि लीनियर मोमेंटम उसके चेंज होगा। और जब ये बाहर निकल जाएगी, बुलेट जब बाहर निकल जाएगी तब इसके लीनियर मोमेंटम में तो कोई चेंज होना नहीं है, और ना जब ना लीनियर मोमेंटम में चेंज नहीं होगा तो फोर्स भी नहीं लगेगा, यानी कि बाहर निकलते ही जो है ना बेटा फोर्स, बुलेट के ऊपर फोर्स 0 हो जाएगा। तो हमको तो यही चाहिए कि कितनी देर तक यह बुलेट इसके अंदर रहा, हमको तो वही टाइम चाहिए। बहुत आसान सी बात है बेटा। देखो अभी यहाँ पे F0 हो जा रहा है ना, तो जो बाहर निकला F0 हुआ। हमने यही कंडीशन ले लिया क्या कि हाउ मच टाइम बुलेट विल बी इनसाइड द बैरल, इस बैरल के अंदर ना बेटा, इस बैरल के अंदर बुलेट कितनी देर रहेगी। देखो बेटा F बराबर, F इतना दिया हुआ है 600 - 2 × 10⁵ T दिया है। चूँकि F का मान 0 हो जाना है, तो F का मान 0 होना है, तुरंत हमने इसको 0 पुट किया और वैल्यू रख दिया, जैसे दिया है 600 - 2 × 10⁵ T रख दिया वैल्यू। अब बेटा अब आपको T की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत ही आसान है, कुछ भी करना नहीं है। T बराबर कितना हुआ 600 अपॉन, बेटा ये उधर जाएगा तो 6 ने जाके डिवीजन हो जाएगा 2 × 10⁵, जो भी कुछ कटे उटे काट दीजिए तो 300 आ जाएगा बेटा, इनटू 10 पावर ये ऊपर जाएगा, 10 पावर +5 है ना बेटा, तो ऊपर जाएगा माइनस बनेगा, तो 10 पावर -5 हो गया। इसको सॉल्व करोगे तो 3 × 10 पावर -3 सेकेंड, यानी कि हाउ मच दिस इज द टाइम 3 मिली सेकेंड, यानी कि जो बुलेट है वह बैरल के अंदर 3 मिली सेकेंड रहेगा। बुलेट विल लाई इनसाइड द बैरल ओनली 3 मिली सेकेंड। अब टाइम आ गया और आप जानते हैं अब इसके बाद क्या करना होगा बेटा। अब इसके बाद आप जानते हैं बेटा कि व्हाट इज द एफ, यू हैव टू फाइंड द एवरेज इम्पल्स, नॉट इम्पल्स, यू हैव टू फाइंड द एवरेज इम्पल्स। अब जैसे मान लीजिए सीधे फोर्स की वैल्यू दी होती, कह देता ना बेटा कि F बराबर है 50 न्यूटन और 3 मिली सेकेंड तक रहा, बताओ कि इम्पल्स से कितना हुआ। तो आप कहते हैं F × T, तो I बराबर F × T, तो फोर्स इज द गिवन परहैप्स I told you just 50 Newton and the time is 3 millisecond, multiply these two, you will get the impulse. But in this question the case is some different. Why it is so? Because the force is the function of the time. देखो बेटा ध्यान दीजिएगा, बहुत ही टेक्निकल क्वेश्चन है। यहाँ पर देखो बेटा कि बिकॉज F = 600 माइनस सो मच मीन्स द फोर्स इज द फंक्शन ऑफ टाइम एंड देयरफॉर you cannot solve by this by the simple way that I equal to delta P equal to F external into delta T. Yes, you by this process you cannot determine this value, यानी कि वो कभी भी आपको बेटा एवरेज इम्पल्स नहीं देगा। क्लियर हो गए। अच्छा अब क्यों नहीं देगा, क्योंकि फोर्स टाइम डिपेंडेंट है। देखिए यहाँ पर फोर्स की देखो बेटा, फोर्स टाइम डिपेंडेंट है, तो फोर्स अब टाइम डिपेंडेंट होगा ना बेटा। अब यानी कि फोर्स जो है वो टाइम डिपेंडेंट हो गया ना, क्योंकि उसमें क्या आ गया,
उसमें टाइम आ गया तो दैट इज द टाइम डिपेंडेंट, देयरफॉर यू कैन नॉट डिटरमाइन द वैल्यू बाय द आइडियल इक्वेशंस मींस द ऑर्डिनरी इक्वेशंस व्हिच यू नो दैट i इक्वल टू f इनटू डेल्टा t, यू कैन नॉट सॉल्व बाय दिस, यू हैव टू इंटीग्रेट दिस। ओके, तो अब चलो बेटा आप क्या करोगे, चलिए तो अब बेटा यहाँ से जब आप जीरो किए थे तो टाइम का तो मान आ गया था, यहाँ तक बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद हम फिर चलते हैं अपना जो थ्योरी है बेटा, सेकंड लॉ क्या कहता है, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है कि एफ एक्सटर्नल इक्वल टू dp अपॉन dt एंड देयरफॉर dp विल बी हाउ मच, dp विल बी एफ एक्सटर्नल इनटू dt, एफ एक्सटर्नल इनटू dt एंड सिंस यू नो नाउ डेल्टा p इक्वल टू एफ इनटू dt एंड यू नो वेल दैट this delta p equal to, you know that is the impulse, therefore put in the value delta p equal to I and f is here and this is the dt. Means now you can solve this equation, since this is the dt, by the integrating this equations you can solve the value of the I, you can find very easily that what is the value of the impulse. Now come on the point, what is being here, देखो बेटा अब यहाँ पे क्या हो गया कि एफ बराबर जानते हो बेटा डी पी बाई डी टी होता, तो वही चीज़ है यहाँ पर भी कि आई बराबर क्या डी पी, आई मीन्स एफ इंटू डी टी। अब इंटू डी बेटा आप देखो यहाँ पे डी पी यानी कि इसको इंटीग्रेट किया है तो इधर तो क्या मिला, आई मिला, एफ इंटू डी टी इंटीग्रेट किया, एफ की वैल्यू रखा बेटा आई विल बी सो मच, एफ की वैल्यू रखा 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ इंटू टी इंटू डी टी। सॉल्व कर दो बेटा, जब सॉल्व कर इसको इंटीग्रेट करेगा 600 हो तो कितना आ जाएगा 600 टी माइनस, देखो बेटा अब ये माइनस हो गया, इसको इंटीग्रेट करिए, तब इंटीग्रेट करें तो टी का पावर 1 है बेटा, जो 1 है तो 2 इंटू 10⁵ और ये हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा। देखो बेटा 2 से 2 ये कैंसिल हो गया। अब और आगे बढ़िए, आई बराबर कितना हुआ 600, तो 600 और टी का मान तो ऑलरेडी हैज बीन डिटरमाइन, तो टी का मान तो आपको मिला ही बेटा 3 मिली सेकेंड, यानी कि 600 और टी का मान 3 इंटू 10⁻³ कर दो बेटा, और माइनस 10⁵ 2 से 2 कैंसिल हो चुका है, 10⁵ इंटू 3 इंटू 10⁻³ टी का स्क्वायर ना बेटा, टी का मान रख के इसका स्क्वायर कर दो। अब इसको सॉल्व करिए तो आई बराबर कितना होगा बेटा, यहाँ सॉल्व करोगे तो देखो सो मच एंड सो मच, सॉल्व कर दिए इसी का आई आएगा कितना, आई बराबर 1.8, तो बेटा ये कितना आया 1.8 माइनस 0.9, दैट इज द फैंटास्टिक आंसर इज द आई इक्वल टू 0.9 सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गए? तो देखिए अब कितनी बारीक क्वेश्चन है, यदि वहाँ पर सीधे एफ की वैल्यू यदि रख दिया जाए, मीन्स की टी का मान रख दिए, तो देखेंगे एफ बराबर 0 आ जाएगा। अच्छा अब एक ऑप्शन 0 भी है, आइए दिखाऊं, देखिए एक ऑप्शन 0 भी है ना। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अच्छा खासियत बेटा ये आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है क्वेश्चन। अब आप अपने आप से पूछे कि क्या आपका तैयारी इस लेवल पे है, क्या आप ऐसे क्वेश्चन को टैकल आसानी से कर ले रहे हैं बेटा, या कि कहीं कंसेप्ट में गड़बड़ी है, तो कोई दिक्कत नहीं। यदि आप बाहर कहीं पर हैं, कहीं बाहर हैं जो गोरखपुर से बिलोंग मीन्स यहाँ नियर अबाउट में नहीं रहते हैं और नहीं पहुँच सकते गोरखपुर, तो कोई बात नहीं, या बाहर में रह करके ऑनलाइन पे पढ़िए P100 फिजिक्स पे। मैं चैप्टर लगातार देते जा रहा हूँ बेटा, और मैं कोशिश में हूँ कि ऐप अपना बन जाए, लॉन्च हो, ताकि मैं आप लोगों को ऐप पे पढ़ा सकूँ नियमित रूप से। अच्छा, और यदि ऑफलाइन क्लास में आकर के यहाँ क्लासरूम में मेरे पास यहाँ पर इसी स्मार्ट बोर्ड पे नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो ऑनलाइन पढ़ते रहिए बाहर है तो। लेकिन यदि गोरखपुर में आके पढ़ सकते हो तो ज़रूर आप आइए, और ये गारंटी है कि इससे बेस्ट कहीं मिलने वाला इंडिया में नहीं है, पक्का नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 साल का एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस से नहीं उतना सिलेक्शन दिया बेटा, कम से कम 2000 डॉक्टर तो इस सिटी के लिए बनाया हूँ अपने, तो इसलिए मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी बता देता हूँ। ओके, अब बेटा बातें क्लियर हो गए? तो चलो बेटा अब यहाँ पे देखिए, हम लोग ऑप्शन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे क्या ऑप्शन दिया बेटा, देखिए तो यहाँ पर देख रहे हैं, पहला ऑप्शन है 9 न्यूटन सेकेंड, और दूसरा ही ऑप्शन क्या था 0। तो अब इसको गलत वे से सॉल्व करिए, तभी आपको आंसर मिल जाएगा ना। देखो बेटा अब गलत वे में सॉल्व करिए, तभी देखिए 0 ऑप्शन तुरंत मिल जाएगा, और आप सोचेंगे कि ये सही है, लेकिन नहीं, रॉन्ग। कौन सा आंसर सही है? 0.9 न्यूटन सेकेंड। ओके, चलो बेटा अगला क्वेश्चन नेक्स्ट। अब हद बेटा तो जानते हैं कि हम हर तरह के क्वेश्चंस को आपको इसलिए बता रहे हैं कि हम बार बार कहते हैं कि 100% क्वेश्चन कॉपी से आएगा। तो कॉपी से वो इसीलिए आता है कि मैं इतना ज़्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करवाता हूँ कि कहाँ से आएगा, कॉपी में से ही आएगा। और जब आपको अपना किया हुआ क्वेश्चन आता है तो वह एग्जाम में आपका कॉन्फिडेंस तुरंत ही देखते ही 2 गुना हो जाता है।
कोई भी क्वेश्चन बेटा जब वो बिना किया हुआ आता है, जिसको आपने प्रैक्टिस के समय नहीं किया, आपके टीचर ने नहीं करवाया है, तो उसको देखते ही आपको डर लगेगा कि ओ ये तो हम कभी किए ही नहीं है। और उस समय होता क्या है बेटा, उस समय जो हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है वह नेगेटिव होता है, और वो नेगेटिव हार्मोन्स जो सीक्रेट होते हैं वह क्या करते हैं, आपको तुरंत ही डिमोरलाइज करना शुरू कर देता है। और क्योंकि बायो के स्टूडेंट है तो आप ज़्यादा जानते होंगे बेटा। और यदि आपको पढ़ा पढ़ाया क्वेश्चन जब मिलता है तो भले ही आपका वो सॉल्व करने में आंसर आए या ना आए, लेकिन वो डिमोरलाइज नहीं कर पाता, क्योंकि पॉजिटिव हार्मोन सीक्रेट होता है, आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा देता है। और ये सारी चीज़ें सब फिजिक्स में ही होती हैं, और कहीं पर ऐसी चीज़ें नहीं होती, डर ही नहीं लगता है बाकी इसी चीज़ में, विशेष करके मेडिकल वालों की बात हो रही है। आइए तो अब जो बेटा अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आइए फटाफट हम लोग देखते हैं बेटा अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। कह रहा है इस क्वेश्चन में कि फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विद एग्जॉस्ट वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। अब जो बेटा कि पूरे रॉकेट का क्या कंसेप्ट है, नॉर्मल कैसे निकालते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फोर्स कैसे निकालते हैं बेटा, जस्ट इस प्ले लिस्ट में जाइएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, और जस्ट अभी 2-4 दिन पहले के वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। चलो बेटा, तो कह रहा है कि ये फोर्स इफ फोर्स ऑन ए रॉकेट मूविंग विथ एग्जॉस्ट वेलोसिटी, तो एग्जॉस्टेड वेलोसिटी का मीन्स क्या होता है बेटा कि जब रॉकेट ऊपर लॉन्च किया जाता है ना, जब रॉकेट ऊपर जा रहा होता है तो उसका जो फ्यूल होता है वो जल रहा होता है, बर्निंग ऑफ द फ्यूल होता है बेटा, और उससे जो गैसेस निकलती हैं, जल्दी देखते होंगे रॉकेट वगैरह जब फायर करता है, या विमान जब जेट विमान उड़ रहे होते हैं तो देखते होंगे कि पीछे उनकी आग की लपट जैसे निकल रही होती है, गैसेस बहुत तेज़ी से बाहर निकलती है। तो जब वो गैसेस बाहर निकलती हैं, आग की लपट भी उसके साथ बाहर निकलती है बेटा, तो वह न्यूटन्स थर्ड लॉ, रॉकेट न्यूटन के थर्ड लॉ पे उड़ता है। तो एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट एक्शन। तो जब वह गैसेस बाहर निकलती है ना, तो वह उतना ही रॉकेट को फोर्स आगे की दिशा में मिलता है, और उस फोर्स को हम लोग थ्रस्ट बोलते हैं ना, थ्रस्ट बोलते हैं। और ना थ्रस्ट मिलता है जो कि उसकी स्पीड को बढ़ाता है, उसको बूस्टअप करता है उसकी स्पीड को, और वह रॉकेट एक्सीलरेट होता है। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ द रॉकेट। क्लियर? अब ये अच्छा, अब ये बेटा ये न्यूटन सेकंड लॉ के 4 पार्ट होते हैं। तो चूंकि गैसेस किस वेलोसिटी से निकलती हैं वो फिक्स होता है, और मास लगातार कम होता जाता है रॉकेट का। क्यों? फ्यूल जलता जा रहा है हर सेकंड। अब वो फ्यूल के जलने का सिंपल रॉकेट की बात किया जाता है तो 200 से लेके 500 किलोग्राम पर सेकंड फ्यूल जलता है जो भरा रहता है, 200 केजी से लेकर के 500 केजी तक। इसीलिए वो रॉकेट बहुत तेज स्पीड से एक्सीलरेट होता है, और वो देखते ही देखते उसकी स्पीड बेटा कई हजार मीटर पर सेकंड हो जाती है, और वो सैटेलाइट को बहुत ही जल्दी से लॉन्च कर देता है स्पेस में। यही रीजन होता है। अब जा देखो बेटा, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कह रहा है कि बेटा तो थ्रस्ट का मान दिया हुआ है, यहाँ थ्रस्ट की वैल्यू को कह रहा है 210 न्यूटन है। कह रहा है कि देन व्हाट इज द रेट ऑफ द कंबशन ऑफ द फ्यूल, तो कह रहा है कि बताओ कि किस रेट से वो फ्यूल जल रहा होगा। चले बेटा, अब ये पूरा मैकेनिज्म को समझा जाए तो बेटा, तो ये क्या है, वो एग्जॉस्ट गैसेस है ना, एग्जॉस्ट गैसेस है, और ऐसे जो एग्जॉस्ट गैसेस है इसकी वेलोसिटी क्या है, v मीटर पर सेकेंड। तो गैसेस जब बाहर निकलती हैं तो एवरी एक्शन है सेम एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये थ्रस्ट लगता है ऊपर, और थ्रस्ट लगता है ऊपर, गैस के बाहर निकलने से थ्रस्ट ऊपर लगता है, और ये थ्रस्ट ऊपर लग रहा है Ft, और बेटा ये Ft, और ये वेलोसिटी इसकी क्या दिया हुआ है, v वेलोसिटी दिया हुआ है। ठीक, अब जरा देखना क्या होगा बेटा। अब वर्क ऑन द न्यूटन्स थर्ड लॉ, यानी कि न्यूटन के थर्ड लॉ पे काम करता है। अब कितना थ्रस्ट हुआ, तो यहाँ पर कौन वाला केस हो गया कि वेलोसिटी कांस्टेंट, देखो बेटा वेलोसिटी कांस्टेंट, और मास इसके अंदर जो बर्निंग हो रही है फ्यूल की ना, तो मास वेरिएबल। तो बेटा तो अब ये मास जो है क्या हो गया, मास वेरिएबल। अच्छा, इस केस में आप जानते हो बेटा कि जो थ्रस्ट होता है Ft v dm/dt होता है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो दैट्स v और dm/dt रेट ऑफ द बर्निंग ऑफ फ्यूल। और बेटा यानी कि जो फ्यूल भरा हुआ वो किस रेट से जल रहा है, dm/dt। ओके, अब Ft का मान दिया बेटा 210 न्यूटन दिया हुआ है, और वेलोसिटी दिया है बेटा 300 मीटर पर सेकेंड,
अब dm/dt की वैल्यू पूछ रहा है, बहुत ही आसान बेटा, कुछ भी करना नहीं है। देखिए 3 से 0 से हटा दिया और 21/30 किया और dm/dt क्या बेटा, dm/dt का मान बताना था। तो बेटा यार 3 से 7 हो जाएगा, 10 से डिवीजन 0.7 हो जाएगा, तो 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये तो आसान क्वेश्चन था बेटा, इसमें तो कोई दिक्कत आपको है नहीं। आइए अगला क्वेश्चन। चल बेटा P100 फिजिक्स। अगला क्वेश्चन बेटा कह रहा है कि ये मंकी इज द डिसेंडिंग मतलब कि नीचे उतर रहा है। कह रहा है कि ये मंकी इज डिसेंडिंग फ्रॉम ए ब्रांच ऑफ ए ट्री, यानी कि कोई पेड़ की एक डाल है, उस पर एक मंकी बैठा होता है और नीचे वो सरक रहा है, नीचे आ रहा है वो। ओके, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो क्या कह रहा है, विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन से आ रहा है। कह रहा है कि इफ़ द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, यानी कि जो डाल है उसकी जो मजबूती है, जो उसका ब्रेकिंग स्ट्रेंथ है बेटा, कह रहा है कि वो 75% है, वो 75% है, 75% ऑफ इट्स वेट, यानी कि जो स्ट्रेंथ है, टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं उसको, यानी कि वह जो सहन शक्ति, तो जिस डाल पर वह मंकी है ना, और वो मंकी तेज़ी से वह नीचे की तरफ एक्सीलरेट हो रहा है, मंकी डाल को पकड़ करके, मीन्स द ब्रांच ऑफ द ट्री स्लाइडिंग, मंकी स्लाइडिंग डाउनवर्ड विद द हेल्प ऑफ द ब्रांच ऑफ द ट्री। तो द ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ दैट ब्रांच इज द ओनली 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। तो बेटा 75% ऑफ द वेट ऑफ द मंकी। एंड नाउ इन दिस क्वेश्चन दिस इज आस्किंग एट द मिनिमम एक्सेलरेशन, यू हैव टू फाइंड द मिनिमम एक्सेलरेशन बाई विच मंकी कैन स्लाइड डाउन, यानी कि वह कम से कम एक्सेलरेशन बताओ बेटा जिससे वो मंकी नीचे की तरफ स्लाइड कर सकता है। तो दिस इज द क्वेश्चन। ओके, there are 4 options are given to you, g, 3g/4, g/4 and g/2. Yeah, all these are 4, there are 4 options. Okay, now yes, you can try yourself by pausing your mobile video. Yes beta, can you try? Yes, okay, can you try बेटा? आप करना बेटा, तो बस वीडियो को पॉज करिए, सॉल्व करके कोशिश कर लो बेटा, अदरवाइज आइए आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा अब आ जाओ, देखो अब हाँ पहले तो देख लो बेटा, पास करके देख लो, कोशिश करके देख लो क्वेश्चन को, उसके बाद में तब फिर सॉल्व देख लो। आ जाओ चलो बेटा, अब देखो, अब ये सपोज किया हमने कि ये डाल है, ये एक ब्रांच है बेटा, ये डाल है, ये एक मंकी बैठा हुआ है बेटा। ओके, mg मंकी का mg नीचे की तरफ काम कर रहा है, और यह टेंसाइल स्ट्रेंथ है बेटा, यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ माने कि स्ट्रेंथ जो है डाल की, सहन शक्ति, डाल कितना सह सकता है, तो वह दिया है T मान लिया आपने। तो स्ट्रेंथ ऑफ द ब्रांच, मंकी जस्ट गोइंग डाउनवर्ड, मंकी गोइंग डाउनवर्ड, तो जानते हो बेटा कि आपको बता चुका हूँ कि जिधर बॉडी मूव कर रही होती है उसमें से दूसरे वाले फोर्स को माइनस किया जाता है। तो बेटा तो मंकी किधर है, मंकी यहाँ है, तो बेटा मंकी यह है, किधर जा रहा है, डाउनवर्ड, ऊपर क्या है, उसमें जो ब्रांच है, यानी कि जो डाल है बेटा, पेड़ की जो डाल है, मीन्स द ब्रांच ऑफ द ट्री, उसकी स्ट्रेंथ है T, सहन शक्ति उसकी। ओके, और आइसोलेशन किधर देना है, नीचे बताना, हमको A का मान बताना बेटा। चलिए अब mg माइनस टी, तो व्हाट इज दिस इज द mg माइनस टी बराबर m ए, mg माइनस टी बराबर m ए। अब यहाँ से t बराबर क्या होगा बेटा, t को उधर कर दिया जाए तो mg माइनस m ए। अच्छा, अब एक बात और दिया बेटा, t बराबर बोला है कि t बराबर 75% ऑफ इट्स वेट बोला गया बेटा, तो t को 75% ऑफ इट्स वेट बोला ना, वेट बराबर mg हो गया, तो 75/100 होगा बेटा। अब यहाँ पे t की वैल्यू कितनी आ गई, तो 3/4, 25 से काट दो बेटा, 25 से कट करिए ऊपर नीचे, तो 3/4 mg आ गया। अब जब t की वैल्यू आ गई, अब इस इक्वेशन में हम t का मान रखने जा रहे हैं बेटा, तो mg माइनस 3/4 mg इक्वल टू m में, इट इज इम्प्लाइज दैट क्या मिला हमको, mg/4। अब mg/4 m में बेटा, तो m में बराबर mg/4, यानी कि ये बराबर g/4 क्या, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, और आपके एग्जाम में यह बहुत ही, आपके एग्जाम के लिए, नीट वालों के लिए विशेष करके बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो गया बेटा, तो ऑप्शन नंबर C g/4। अब ऐसे भी हो सकता है क्वेश्चन बेटा कि उसमें आपको मंकी वाला ही सवाल रहता, मंकी को करके बोला था बार बार, या तो नीचे आ रहा होगा या तो ऊपर जा रहा होगा, ऐसे ही प्रोसेस यही रहेगा, ऊपर जा रहा है तो ऊपर वाले T में से माइनस करिएगा, और नीचे जा रहा होगा तो mg में से माइनस करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आइए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि ये सैटेलाइट इन ए फोर्स फ्री स्पेस, एक कोई सैटेलाइट है जो स्पेस में है, फोर्स फ्री, यानी कि वहाँ पर कोई भी, आपको मान के चल रहा है कि वहाँ पर कोई भी फोर्स नहीं काम कर रहा है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी नहीं है,
फोर्स फ्री स्पेस यानी कि ग्रेविटी फ्री स्पेस है कोई। स्वीप्स यानी कि स्वीप करता है ना, बिटोरता है, स्वीप करता है। स्वीप्स स्टेशनरी इंटरप्लानेटरी यानी कि जो बेटा धूल के कण होते हैं स्पेस में, तो वह उसको स्वीप करता है, बिटोरता है, इकट्ठा करता है ना। तो इंटरप्लानेटरी डस्ट एट द रेट ऑफ dm/dt, जो बेटा dm/dt यानी कि जो रेट उसका है dm/dt, यानी मीन्स dm इज द मास, dm इज द मास, यानी जो कलेक्ट हो रहा है ना वो मास। तो रेट का मतलब क्या हुआ बेटा कि कितना किलोग्राम कलेक्ट हुआ, कितने देर में हुआ, दैट इज द रेट, यानी दोनों को डिवाइड कर दिया जाए, दैट इज द रेट। तो सपोज द dm मास कलेक्टेड इन द dt टाइम एंड देयरफॉर द रेट ऑफ कलेक्शन ऑफ द मास इज द डस्ट पार्टिकल रेट ऑफ द कलेक्शन ऑफ द मास, यानी कि जो बेटा जो शिपिंग जो कर रहा है, जो कलेक्ट कर रहा है, तो उसका जो रेट है वो है dm/dt। और कह रहा है कि वो अल्फा वी है, मीन्स अल्फा इज द कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड वी इज द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट, मीन्स वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। ओके बेटा, एंड नाउ यू हैव टू फाइंड दैट व्हाट इज द एक्सेलरेशन of the satellite. You have to find the acceleration of the satellite. Okay, come on the point. There are 4 options are given to you, 2 alpha v square upon m minus alpha v square upon m minus alpha v square upon 2m and minus alpha v square. You have to find that what is the acceleration. Okay, come on the point. What will be the process about solving this question? तो पहली बात तो यह बेटा कि हमको यह देखना है कि किस केस का क्वेश्चन है। ओके, यदि आप ये पहले वाला हमारा वीडियो इसको देखे हुए हैं, इसके पहले वाले जस्ट वीडियो को यदि आपने देखा बेटा, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ये पलक झपकते मारेंगे फटाफट, क्योंकि न्यूटन का फर्स्ट लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ और न्यूटन का थर्ड लॉ, ये तो मैं आपको पढ़ाया हूँ। और उसके बाद फिर बताया हूँ कि न्यूटन के सेकंड लॉ F बराबर m में केवल नहीं होता, न्यूटन का सेकंड लॉ F बराबर m में एक पार्ट होता है, और न्यूटन के सेकंड लॉ के 4 पार्ट होते हैं, और चारों को मैं बहुत ही विधिवत एक्सप्लेन किया हूँ। यदि आप पढ़ लिए हैं तो बहुत अच्छी बात, ओके। और यदि आप नहीं पढ़े हुए हैं बेटा तो जा करके जरूर पढ़ लीजिए, रिस्क मत लीजिए। ओके, कम ऑन। अब देखो बेटा, अब एफ एक्सटर्नल बराबर क्या है बेटा, v dm/dt। तो सिंस यू नो दिस इज द केस when velocity is constant and mass is variable, this is the case of the Newton's second law. So then F external equal to v dm/dt, you know well. dm/dt is the rate of the collection, means the rate of the changing rate of the collections of the dust particle. So dm/dt, and dm/dt will be how much? Now this will be F external upon v, okay, dm/dt is so much, and dm/dt already it is given in your question that dm/dt equal to alpha v. It is given in your question. Then what will happen? Again, since alpha v equal to, since here dm/dt equal to so much, and here dm/dt it is given in your question that dm/dt is so much, therefore it is understood that these two physical quantity will be equal. Why it is so? Because the left hand of both the cases will be same. dm/dt is also here, dm/dt is also here. Therefore this factor will be equal to this factor. Okay? No any problem? Okay, come on the point now. And so by this equation, this equality, you can write now alpha v equal to f external upon v. Okay, can you write this alpha v बराबर किसके बेटा, f external upon v लिख सकते हो ना? हाँ, अब वो लिख दो, बस लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब f external का मान निकाला बेटा, f external की वैल्यू निकाल दो, तो क्योंकि हमको एक्सेलरेशन निकालना है। अब एक्सेलरेशन के लिए यदि फोर्स मालूम हो जाए, उसमें मास से डिवीजन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बेटा तो एफ एक्सटर्नल निकाल दिया हमने, v को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, अल्फा v स्क्वायर हो गया, अल्फा v स्क्वायर हुआ। अब एफ एक्सटर्नल बराबर क्या हो गया बेटा, मास से डिवाइड कर दिया, तो एफ एक्सटर्नल बराबर m में होता ही है बेटा, तो a बराबर क्या हो गया, a बराबर एफ एक्सटर्नल बाई m होता है। तो अच्छा, एफ एक्सटर्नल बराबर कितना मिला, अल्फा v स्क्वायर पानी m से डिवीजन कर दिया बेटा, एंड देयरफॉर दैट इज द फैंटास्टिक आंसर। एंड नाउ द क्वेश्चन है कि वहाँ माइनस कहाँ से आया है, तो जो धूल का कलेक्शन हुआ बेटा वह अट्रैक्टिव फोर्स से हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स से हो रहा है। कलेक्शन तभी होगा जब वो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा हुआ वहाँ पर, तो अट्रैक्टिव फोर्स के कारण वह कलेक्ट हो रहा है, इसीलिए साइन यहाँ पर बेटा अट्रैक्टिव फोर्स की साइन माइनस होती है, इसलिए वह माइनस हुआ है। ओके बेटा, तो ये माइनस साइन इसलिए है, आज चूँकि चारों भी ऑप्शन में माइनस साइन है, इसलिए उसके लिए कोई वरी होने की ज़रूरत नहीं है। फैंटास्टिक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो अगला क्वेश्चन, अब देखिए बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में पहले ही आ चुके हैं बेटा, जो मैं क्वेश्चन आज डिस्कस कर रहा हूँ। और चूँकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए है जो मैं इस समय आपको दे रहा हूँ, तो आप अच्छी तरह से इनका कॉन्सेप्ट जरूर याद कर लीजिएगा। आपके नीट में 45 क्वेश्चन की गारंटी है कि मेरी कॉपी भी यदि बना रहे हैं आप,
तो उस कॉपी में से ही आज तक आया है, फिर आएगा। आइए, अब यहाँ पे कह रहा है कि ये हैमर, बेटा देखिए इसमें कह रहा है कि ए हैमर ऑफ मास m, क्या कह रहा है बेटा, ए हैमर ऑफ मास m स्ट्राइक द हेड ऑफ नेल, यानी कि एक कोई कांटी या कोई पिन है बेटा, और एक हैमर है, हथौड़ी है, हथौड़ी से कांटी पर धंसाने के लिए किसी लकड़ी के गुटका है, कोई लकड़ी का ब्लॉक कोई है ना बेटा, वुडन ब्लॉक के है, और हथौड़ी मार के उसमें हमको कांटी को धंसाना है, यानी कि कांटी उसमें धंस जाए। ओके, चलो बेटा, तो ए हैमर ऑफ द मास m, यानी कि कैपिटल M, ध्यान दीजिए बेटा कि कैपिटल M मास हैमर का है, M स्ट्राइक द हेड ऑफ द नेल, नेल मीन्स कि कोई कांटी एक है बेटा, नेल, नेल ऑफ मास m, स्मॉल m, इसका मास बेटा स्मॉल m है और कैपिटल M है, विथ ए वेलोसिटी u, अच्छा हैमर की वेलोसिटी किस दे बेटा, जैसे मान लीजिए, जैसे मान लो बेटा कि ये क्या है, ये क्या कांटी है और ये हैमर है, हैमर से आपने मारा तो हैमर कितने ऊंचाई से आ रहा है डज नॉट मैटर। अब वहाँ देखिए बेटा दूसरे न्यूमेरिकल में इस साल ये भी पूछा था कि इस ऊंचाई से हैमर गिरता है फ्री रूप से, तो करना क्या है, अब यहाँ पर u माने हैं हम, वो u बराबर √2gh हो जाएगा, u बराबर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी किस वेलोसिटी से वो हैमर टकराया, तो जिस वेलोसिटी से नेल पे टकराया, कांटी पे टकराया, वो वेलोसिटी इंपॉर्टेंट है। अब वहाँ पे आप h हाइट से गिरा है हैमर, तो आप कह सकते हो u बराबर √2gh, okay, but height is not given in this question, that will be means in next video I will solve that question, okay। तो ये हैमर इस से गिरा बेटा, अब ये हैमर u स्पीड से टकरा रहा है इस पर, तो जब टकराएगा तो एक कांटी धंसेगी, तो ये कह रहा है कि जब वो धंसी है तो इस धंसने के पूरे प्रोसेस में यदि वह s डिस्टेंस से धंसी हुई हो कांटी उसमें लकड़ी के ब्लॉक में, तो वर्क कितना, हैमर को वर्क कितना करना पड़ा, ये पूछ रहा क्वेश्चन। आओ अब क्या बेटा यहाँ पर, एंड ड्राइव्स इट इनटू ए फिक्स वुडन ब्लॉक, बेटा यानी कि ड्राइव इट यानी कि उसको धंसा देता है उसमें ना ब्लॉक थ्रू ए डिस्टेंस यस, कितना धंसा हुआ है उसमें हैमर में, यस डिस्टेंस, द मीन रजिस्टेंस, तो कह रहा बेटा कि वर्क नहीं पूछा, मीन रजिस्टेंस पूछा है कि वुडन ब्लॉक ना, वुडन ब्लॉक उस नेल के ऊपर कितना विरोध किया, विरोधी फोर्स बताओ, यानी कि किस फोर्स से वो अपोज कर रहा था, विरोध कर रहा था। ओके, आइए चलिए देखते हैं। अब बेटा ये 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब जब तक आप सॉल्व नहीं कर पाइएगा तब 2 ही ऑप्शन है, या तो जो अच्छा लग रहा हो, अच्छा तो चारों लग रहा है, अब उसमें से देखिए कौन सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, उस पर निशान मार दीजिए, लेकिन यह ऑप्शन आत्मघाती है, हाँ, तो ये ऑप्शन कदापि यूज नहीं करना है, बिल्कुल जो आता है वही करना है ना, वही करना है। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं होती, ट्रिक्स नहीं होती है कि आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सीधे डायरेक्ट सॉल्व कर सकें, आपको प्रोसेस को करना ही होगा, इसलिए स्पीड वगैरह बहुत तेज़ चाहिए और न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। चलिए आइए अब देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को 4 ऑप्शंस दिए हुए बेटा, अब इसे कैसे करेंगे, तो मैं बाई डायग्राम यहाँ पे बना करके आपको समझाने की कोशिश किया हूँ बेटा। यह एक नेल है ना बेटा, तो यह है बेटा, यहाँ पर एक नेल है, आपको दिख रहा है बेटा, ये एक नेल है, ओके, एक नेल है, और बेटा यह एक लकड़ी का ब्लॉक है, यह हैमर देखो बेटा, अब यह हैमर की वेलोसिटी u है, u स्पीड से हैमर इस नेल पे टकराया है, तो जब टकराया होगा तो ये भी कुछ वेलोसिटी पाएगा ना, तो यह जो नेल v वेलोसिटी से अंदर घुस रहा है, इसमें किसमें, ये सब ब्लॉक के अंदर, बेटा ब्लॉक के अंदर यह v वेलोसिटी से पेनिट्रेट कर रहा है, और यह r क्या है, r विरोधी फोर्स है, यही पूछा है, रजिस्टिव फोर्स अप्लाइड बाय ब्लॉक ऑन द नेल, तो हमको ये r की वैल्यू बतानी है। चलिए अब ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर बेटा, आइए मैं पूरा कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ बेटा, तो यहाँ पर मैं पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ लेता हूँ। देखो अब देखना बेटा, जब हैमर u स्पीड से गिरेगा ना, जब हैमर u स्पीड से गिरा बेटा, u स्पीड से हैमर गिरा, इस नेल पर गिरा u स्पीड से, ओके, तो इसके हैमर के पास काइनेटिक एनर्जी थी ना, जो भी काइनेटिक एनर्जी थी हैमर के पास, वह जब इस पर गिरा टकराया तो वह 0 हो गई ना, इसकी वेलोसिटी हैमर की रेस्ट में आ गया, तो इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, तो इसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी नेल को मिल गई, कांटे को, और यह जो नेल है वो क्या किया,
तो यह अब पहले रेस्ट में था, अब वह इतनी ही काइनेटिक एनर्जी पा के आया नेल, और नेल ने काइनेटिक एनर्जी पाया तो वो क्या किया, नेल इसमें धंसा। तो इसने क्या किया, यह इसका विरोध किया, यह इसका धंसने का विरोध कर रहा है, और वह कह रहा है कि किस फोर्स से विरोध किया है, कितना, वही तो बताना है। अब पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब पूरा कॉन्सेप्ट यह है कि हमको इसकी पूरी एनर्जी मालूम हो जाए, हैमर की पास कितनी एनर्जी थी, वही एनर्जी वह इसको ट्रांसफ़र किया होगा। तो अब हम यह तो इसी वेलोसिटी v निकाल दिया जाए। तो यदि हम इसकी वेलोसिटी पा जाते तो हमारे पास दो तरीका, लॉ ऑफ कंजर्वेशन से भी हम निकाल सकते हैं उसको, अदरवाइज द बेस्ट आइडिया है कि हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम से निकाल दें। तो इसका लीनियर मोमेंटम हमको पता है हैमर का, क्यों, क्योंकि मास इसका कैपिटल m है, स्पीड इसकी u है, तो mu हो गया। और जब यह टकराया इस पर, तो ध्यान दीजिएगा, जब ये टकराया तो बच्चे यहीं पर मिस्टेक कर देते हैं। बच्चे यहाँ पर मिस्टेक ये करते हैं कि यह जब टकराता है तो इसके बाद इसके मास इसमें m प्लस m नहीं करते हैं, वो m में v कर देते हैं, और क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, और ऑप्शन मिल जाएगा भी एक, तभी मिलेगा ऑप्शन। तो यहाँ मिस्टेक होती है। जानते बेटा ऐसा क्यों होता है? अब एक्चुअल में हुआ क्या, प्रोसेस ये है कि जब हैमर इस पर गिरता है ना, तो वह कुछ सेकेंड इसके कांटेक्ट में रहता है, और यहाँ पर हैमर के द्वारा इम्पल्स प्रोवाइड किया जाता है नेल पर। तो हैमर ने फोर्स लगाया F, और संपर्क में रहा, नेल के संपर्क में रहा डेल्टा T, तो कितना इम्पल्स हुआ, I बराबर F इंटू डेल्टा T, F इंटू डेल्टा T इम्पल्स प्रोवाइड होता है। तो देखो तो mu, और यहाँ पर देखिए तो जितना देर वो कांटेक्ट में रहा तो उतना देर दोनों के मास एक में रहे, दोनों मास एक साथ रहे ना, तो m प्लस m लेंगे। और अब इसकी बात वेलोसिटी कितनी होगी, तो माना v वेलोसिटी है। देखो बेटा अब इसकी वेलोसिटी को v माना गया है, तो अब यह वेलोसिटी v माना, अब इसको सॉल्व कर दीजिए, v का मान निकालिए, mu अपान m प्लस m। अब ये वेलोसिटी किसकी है बेटा, तो ये वेलोसिटी देखिए v बराबर क्या आया, mu अपान m प्लस m, वेलोसिटी ऑफ द हैमर प्लस नेल। ध्यान दीजिएगा, वेलोसिटी ऑफ हैमर प्लस नेल है, नॉट ओनली नेल, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ हैमर प्लस नेल बेटा, यानी कि यू कैन से दिस इज द सिस्टम। तो इस सिस्टम में बेटा पहले यह अकेला था हैमर, बाद में जब टक्कर हुई तो दोनों एक साथ मूव करेंगे, और तब फिर उठा करके बाद सेकंड बार मारा जाता, थर्ड बार मारा जाता, इस तरह से। अब आओ, अब आगे बढ़ते हैं बेटा। अब यहाँ तक आ गए आप, वेलोसिटी आपको मालूम हो गई है, कंबाइंड सिस्टम की वेलोसिटी, यानी किस यह जो है इस हथौड़ी को यानी कि हैमर को लेकर के नेल किस वेलोसिटी से आगे बढ़ा वो आपको मालूम हो गया। अब आगे बढ़िए। अब देखो बेटा स्ट्राइकिंग वेलोसिटी ऑफ द हैमर इज u, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर इज तो हाफ mu स्क्वायर, लेकिन हमको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी बेटा, हाफ mu स्क्वायर की जरूरत निकालने की कोई ज़रूरत नहीं बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो बेटा तो हैमर का लीनियर मोमेंटम कितना है बेटा, हैमर का लीनियर मोमेंटम mu है, तो नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो गया बेटा, हाफ m प्लस m हैमर का बेटा, सिस्टम का। तो नाउ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम की बात की जा रही है बेटा, सिस्टम की कितनी है, काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ m प्लस m v स्क्वायर, और v का मान तो अभी भी निकाला गया है, यहाँ पर v की वैल्यू पुट करिए यहाँ पर, mu अपान v का मान mu अपान m प्लस m v का स्क्वायर हो गया बेटा, v टोटल स्क्वायर कर दीजिए, m प्लस m से एक पावर यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ गया m स्क्वायर u स्क्वायर। देखो बेटा तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर यानी कि सिस्टम है ना बेटा, हैमर प्लस नेल सिस्टम है बेटा, है ना, तो हैमर प्लस नेल सिस्टम है, यहाँ पर भी लिखिएगा प्लस नेल, यानी कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर मीन्स नेल सिस्टम बोल दिया जाए तो सबसे अच्छा रहेगा। तो m स्क्वायर u स्क्वायर अपन सो मच, एक काइनेटिक एनर्जी हो गई। अब इसने क्या किया है, इसने क्या किया बेटा, जो नेल को काइनेटिक एनर्जी मिली है वो धंसाने के काम करी है। तो यानी कि जानते हो बेटा कि वर्क एनर्जी थ्योरम कहता है कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज होता है उतना ही कोई बॉडी वर्क कर सकती है। अब देखो बेटा तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन, है ना बेटा, डेल्टा काइनेटिक एनर्जी बराबर वर्क डन। तो देयरफॉर क्या हुआ यहाँ पर, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द हैमर इक्वल टू वर्क डन, हैमर प्लस नेल कर दिया जाए बेटा, हैमर प्लस नेल करिएगा ना, प्लस नेल इक्वल टू वर्क डन, उतना ही वर्क होगा बेटा जितना सिस्टम का है। अब देखो बेटा अब ये तो हम लोग निकाल ही चुके थे, m स्क्वायर स्क्वायर अपान 2m प्लस m अब बराबर वर्क, वर्क क्या, देखो बेटा ये क्या r क्या है, रजिस्टिव फोर्स,
रजिस्टिव फोर्स जो पहले लिखा गया डायग्राम में, और यस क्या बेटा, डिस्टेंस ट्रेवल यानी कितना सेंटीमीटर वो धंसा है उसमें, तो आर इंटू यस कर दीजिए। आपको आर बताना था, तो रजिस्टेंस ऑफ द फोर्स आर बराबर कितना होगा बेटा, देखो यहाँ आर बराबर यस से डिवीजन हो गया, तो एम स्क्वायर यू स्क्वायर, यानी कि एम क्या बेटा, कौन वाला, हैमर का मास उसका स्क्वायर, हैमर की स्ट्राइकिंग स्पीड जिससे हैमर गिरा था उसके ऊपर यू स्क्वायर अपान 2, दोनों का सम मास का m प्लस एम, और यस जितना सेंटीमीटर धंसा था हुआ। तो दिस इज द फैंटास्टिक आंसर एंड द ऑप्शन बी वाज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन बी बेटा, ऑप्शन बी वाज द करेक्ट आंसर, मीन्स ऑप्शन बी बेटा। तो दिस इज द ऑप्शन बी नंबर एम स्क्वायर यू स्क्वायर अपान 2 m प्लस एम इंटू यस। ओके बेटा, तो दिस इज द ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गए, चलिए ओके बेटा, और आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट, तो ओके, तो बस इतने ही क्वेश्चन है बेटा। तो अब इसमें इतना ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ इस लेक्चर में, और यहाँ पर अभी डिफरेंट टाइप के बहुत ही ज़्यादा ना बेटा, बहुत ही अधिक अभी आपके पास क्वेश्चंस है। जैसे ये क्वेश्चंस बेटा बहुत ही अभी क्वेश्चंस है, और आप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही आवश्यक है। यानी कि आपको जब एग्ज़ाम के समय में, जब एग्ज़ाम हॉल में बैठें, तो उस समय ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो हम पहली बार देख रहे हैं, अरे इस क्वेश्चन को तो हमने किया ही नहीं है। ज्यों यह वाली बात मन में आया उस समय, उस 3 घंटे के अंदर, इसको तो हम कभी किए नहीं हैं। तो जब इसको हम कभी किए नहीं हैं, आसान है, यदि मान लो सिंगल वाला सवाल है, सिंगल स्टेप वाला, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तब तो आपका मतलब डर नहीं लगेगा। लेकिन यदि थोड़ा भी घुमा करके और 5-6 लाइन में लिख करके बड़े में दिया, तुरंत आप हिम्मत हार जाएंगे, तो और तुरंत क्या कहेंगे, चलो इसको ऐसा मार देते हैं, और वहीं धोखा हो जाता है। तो जो भी मेहनत करना है, अभी 6 महीने का समय, आज के डेट में जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है ना, तो आज के डेट में, आज के डेट से आपका एग्ज़ाम अभी 6 महीने 3-4 दिन और है, 6 महीने अभी, और 6 महीने 6 मंथ इनफ होते हैं, सफिशिएंट होते हैं एग्ज़ाम को निकालने के लिए। तो आप हमसे मिलिए, डिस्क्रिप्शन में जाएगा वीडियो में, तो वहाँ पर बेटा सारी चीज़ें, नंबर वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। वीडियो को देखिए, 2-4 वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से देखिए, प्लेलिस्ट में जाइए, पढ़िए, और आपको कहीं पर भी कुछ भी खोजने की ज़रूरत तो फिर नहीं पड़ेगी। यानी कि यहाँ पर आपके खोजने का कार्यक्रम बंद हो जाना है, और यहाँ पर मस्ती के साथ पढ़ाई होती है। ऑफलाइन क्लासेज भी शुरू हो गई है ना, तो जम करके बेटा यहाँ पे आकर के क्लास लीजिए, पढ़ाई करिए। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में बेटा, जस्ट ऐसे ही तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में। लेकिन आप चैनल ना सब्सक्राइब किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। लाइक देखिए आप किया है कि नहीं किए हैं, जल्दी देखिए, चेक करिए, लाइक तुरंत करिए, और फिर देखिए कि शेयर किए हैं कि नहीं किए हैं। तो जो भी आपके फ्रेंड सर्कल है उनको वीडियो ज़रूर शेयर करिए। चैनल ना सब्सक्राइब हो बेटा, सब्सक्राइब किए हो तो फिर करने की ज़रूरत नहीं है, ना किए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए हमको, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, ज़रूरत है तो उसको, क्या किसकी ज़रूरत नहीं है उसको, यानी कि किसकी ज़रूरत नहीं है तो बातें छोड़ दीजिए। और आपको केवल ये बताना है कि आपको एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आपको क्या चाहिए। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।